वेरी गुड इवनिंग को काफ़ी सारे बच्चे हैं। शुभम, शिवानगी रॉय, बैंक प्रेप, मैथ्स गुरु, बाप रे, बड़े खतरनाक गुरु भी हैं यहाँ तो। सो लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन में ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है रीजनिंग का। आज हम लोग अच्छे से पहले ये समझेंगे कि रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है और हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर हमें स्पेशल फोकस यानी मेजर एम्फेसाइज करना होगा। ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं पूरी की पूरी रीजनिंग के सिलेबस को। देखो, अगर हम बात करें रीजनिंग के सेक्शन की, तो देखो रीजनिंग का सेक्शन आपके बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। रीजन बीइंग कि इसके प्री और मेंस दोनों में ही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इसकी वेटेज काफी ज्यादा होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर मैं अभी नहीं किया, अच्छा इंग्लिश गया ऊपर से, जमा नहीं, अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग सबसे पहले डिटेल में डिस्कशन करेंगे हमारे रीजनिंग के सिलेबस को। ठीक है। देखो, रीजनिंग के सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो प्री और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो प्री की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो बेटा प्री के एग्जामिनेशन में रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 100। 35। और प्री में हर एक क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क्स का होता है। ठीक है। कोमल सिंह, बहुत ज्यादा आपको बुक के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको क्लास की नोट्स और आपके खुद के होमवर्क के लिए, जो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए भी यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोनों तरह के असाइनमेंट होंगे, क्लास असाइनमेंट भी और होम असाइनमेंट भी। तो क्लास असाइनमेंट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ वैसे ही क्वेश्चंस आपको, सिमिलर क्वेश्चंस, उसी तरह के क्वेश्चंस आपको होम असाइनमेंट में आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। Shibangi is saying, hello, sir. Oh, you are from Assam. Hope so, with your guidance and help, I'll be able to clear the exam. Yes, but you all guys means have to promise me also that you will give your 100%. If you are ready to give your 100%, we are here to give the same. And 100% plus 100% means 200% means your result is the job which you are looking for. मधु, कितने टाइम पे क्लास शुरू हुई थी सर? बस अभी हुई है मधु, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुई है। ठीक है। हाँ, 6:30 की थी बट 6:35 में स्टार्ट हुई। एक्चुअली स्टूडियो को लेकर इश्यू हो गया था। मेरी क्लास जिस स्टूडियो में लगती है उस स्टूडियो में दूसरे सर क्लास ले रहे हैं और उनकी क्लास 7 बजे तक था, तो थोड़ा सा इसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो गया, जिसकी वजह से 5 मिनट का डिले हुआ। यूजुअली हमारी क्लासेस जो हैं वो टाइम पर ही होती हैं। यस, बस आपको इतना ही करना है। आपको जो बोला जा रहा है आपको उतना करना है बस अपनी तरफ से। ये बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ हर एक स्टेज पर गाइडेंस की जरूरत होगी। देखो, कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि वन टाइम गाइडेंस और आपका काम हो गया, नहीं। हर एक स्टेज पर हमारा काम करने का तरीका वो बदलता जाएगा। ठीक है। जब हम सिलेबस की शुरुआत करें तो हमें किस पर फोकस करना है, जब सिलेबस हमारा आधा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारी तैयारी और कैसे शुरू हो जाएगी, और जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अब आपको सेल्फ प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, कैसे कैसे आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे और उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, उसको एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। प्रियंका सर, प्लीज एक ही क्लास लीजिएगा सर। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो, बेटा मेरा मतलब ये उद्देश्य रहता है कि जैसा मेरे पिछली भी क्लासेस थी तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपका जो सिलेबस है वो एक सही पेस में चलता रहे। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ। स्लो पढ़ाने के पीछे कारण है। कारण बहुत सिंपल है कि ये जहाँ जो भी हमें रीजनिंग में पढ़ना है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। अगर हमने उसकी प्रॉपर डिटेलिंग नहीं की, प्रॉपर कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया, तो फिर आपको एग्जामिनेशन में खासकर मेंस के पेपर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्री क्लियर करना, बिल्कुल साक्षी, मैं बिगनर्स के लिए ही बात कर रहा हूं। मैं बिगनर्स की ही बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ना थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं। बहुत से लोगों का ये कहना है, बच्चे ये कहते हैं सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं।
स्लो पढ़ाने के पीछे का रीजन ये है कि क्लास में, बैच में हर एक बच्चा जो भी हो क्लास में, उससे सारी बातें समझ में आए। ठीक है, और कंसेप्ट को, बहुत ही नॉमिनल फीस है, अगर आप देखोगे तो 1999 की फीस मिलेगी, जिसमें आपको पूरा का पूरा ये बैंक का कोर्स मिलेगा। इसमें सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके बैंक एग्जाम से रिलेटेड। जी बिल्कुल पूजा, मैं बेसिक से ही पढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। ठीक है, ओके, यू आर सेइंग प्लीज स्टार्ट इंग्लिश मीडियम बैच। या वी आर प्लानिंग फॉर एन इंग्लिश मीडियम बैच ऑल्सो। Very soon you will get that, means very soon you will be notified about that. ओके, शशि इज सेइंग सर ये क्लास बेसिक से चलेगी। बिल्कुल बेसिक से चलेगी बेटा। ठीक है, हाँ, आराम आराम से पढ़ना है। यस बेटा, आराम से पढ़ना है, कूल होकर पढ़ना है, कूल माइंडेड पढ़ना है। ओके, यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, प्लीज स्टार्ट इंग्लिश मीडियम बैच वेरी सुन यू विल बी नोटिफाइड विद दैट। स्लो पढ़ाओ बट एग्जाम निकलना चाहिए, मैं 100% दूं तो बिल्कुल बिल्कुल मेरा ऑब्जेक्टिव यही है और हमारी पूरी टीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका सिलेबस इतने अच्छे से कवर अप कराया जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओ ना, तो आपको लगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है, हेलो सर, कैन वी अटेंड क्लासेस ऑन डेस्कटॉप टू? यस, देयर इज अ फैसिलिटी टू अटेंड द क्लास ऑन डेस्कटॉप ऑल्सो, व्हाट आई बिलीव। सौरभ सर ये प्री प्लस मेंस है। जी बिल्कुल सौरभ, प्री प्लस मेंस है। ठीक है, दोनों ही हम लोग कवर अप करेंगे बेटा। हाँ, अब मैं इसी न्यूज पर आने वाला था पूजा, जो आपने अभी बोला कि आज आप लोग के लिए देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि आज हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है और आज ही के दिन आरबीआई असिस्टेंट की लगभग 950 वैकेंसीज आई हैं। 950 वैकेंसीज आर देयर। तो ये एक नोटिफिकेशन मैं देना चाहूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो वो अभी हम लोग शेयर करेंगे। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है विष्णु जाट, मैं किसी की जगह पर नहीं आया हूं सर, अपने क्लासेस में बिजी हैं और मुझे बुलाया गया है कि आपको बैंक का ही सेक्शन देखना है। दो मैं पिछले 10 से 11 सालों से इस इंडस्ट्री में हूं और बैंक की ही बैचेस मैंने ली है। मतलब मेजरली मैं बैंक पर के बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे कंफर्टेबल भी हूं और मुझे अच्छा भी लगता है। तो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो क्या होता है ना, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम आपका दुश्मन है और आपको अपने दुश्मन को हराना है। दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहली चीज है ना, दुश्मन के बारे में सारी जानकारी रखना। सारी जानकारी यानी दुश्मन की पूरी एनालिसिस करना, स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। दुश्मन की स्ट्रेंथ क्या है, दुश्मन की वीकनेस क्या है, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, और आपको उससे किस चीज से थ्रेट है। अगर आपने इसको कर लीजिएगा ना, विष्णु जाट, अच्छा, बीइंग एन एक्सपीरियंस फैकल्टी प्लीज गाइड सर विच जॉब इज बेटर, रेलवे और बैंकिंग। देखिए भाई, दोनों जॉब्स अपनी अपनी जगह पर बेटर हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस जॉब के अंदर जाकर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस मैटर्स। ठीक है, अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, मुझे 10 साल हो चुका है पढ़ाते हुए। मेरे साथ मेरे कुलीग जो थे, जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत की, उसमें से बहुत सारे बहुत अच्छी जगह पर हैं और कुछ उतना अच्छा नहीं कर पाए। अब इसके पीछे रीजन क्या होगा? रीजन होता है एफर्ट्स। तो आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, अगर आपने उसमें अपना 100% दे दिया है, मन लगाकर काम कर रहे हैं, तो कोई भी फील्ड बेटा बुरी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, विथ ऑल द फैसिलिटीज एंड ऑल। ठीक है, नहीं, ये पेड बैच है, ये पेड बैच है, द हर्टलेस राइटर, और इसकी फीस जो है वो 1999 है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था। ठीक है, देखो कैसे कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा ये मैं आपको बता दूं। खासकर रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें, तो रीजनिंग के कोर्स स्ट्रक्चर में हम लोग कोशिश करते हैं शुरुआत में अभी एक क्लासेस रखने का, फिर धीरे धीरे जैसे आपका अदर सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर का सिलेबस थोड़ा छोटा है, जल्दी खत्म हो जाता है, तो जैसे ही कंप्यूटर का सिलेबस आपका खत्म होगा तो रीजनिंग की 2 क्लासेस हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा स्लो चलेंगे, सब कुछ कवर करते चलेंगे और प्रैक्टिस साथ में करते चलेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के सिलेबस पूरा नहीं कर रहा हूं मैं, टॉपिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम उसकी प्रैक्टिस भी इसी सेशन में करेंगे, इसी क्लास में करेंगे। ठीक है,
मैं सारी चीजें बताऊंगा मोहम्मद। अब बस आपको बस ध्यान से सुनना है मेरी बात का, ठीक है? और आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? पहली बात तो ये दिमाग में रखना, हार्ड और इजी क्या होता है। क्यों नहीं कर सकते हैं संजीव कुमार? आप एलएलबी कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, आपको स्टडी लीव मिलता है, आप एलएलबी भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत में नहीं लूंगा, शुरुआत में नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो जाएगा तभी मैं 2 क्लास लूंगा, ठीक है? दूसरा क्लास बेटा मैं अपने लिए नहीं लेता, दूसरा क्लास मैं आपके लिए लेता हूं, ताकि आपका सिलेबस इतना ज्यादा स्ट्रेच ना हो जाए। आपके बैच को खत्म करने में अब आपको लगेगा, बोलेगा कि सर 1 साल हो जाएगा हमारा, हमारा तो सिलेबस ही नहीं पूरा होगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं डिलीवर ज्यादा करूं कंटेंट, जिससे कि आपके पास पूरी वैरायटी रहे और आप उसको पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल यूके मिश्रा जी, आपको अभी जो मेरे ख्याल से आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़े हुए हैं, आपको वहां पर चीजें दिखेंगी, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा मैं बता रहा हूं मोहम्मद, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। मैं अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने बोला ना दुश्मन की खबर। आप जब आर्मी में जाओगे और बॉर्डर पे जाते हो ना, खासकर बीएसएफ में, तो बीएसएफ में जब राउंड पर जाते हैं जवान और पेट्रोलिंग के बाद आते हैं, तो सबसे पहला सवाल होता है दुश्मन की खबर, फिर अपनी खबर। तो दुश्मन क्या कर रहा है, पहले उसकी खबर, यानी पहले एग्जाम के बारे में जानना कि एग्जाम में क्या है, पूरा एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर, और उस एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर में रीजनिंग के सेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ रीजनिंग के सिलेबस में क्या पढ़ना है, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, यानी सब कुछ बात करेंगे, सारा कुछ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच शुभम, ठीक है? सर जी बीएससी फाइनल में हूं, फॉर्म भर सकता हूं? देखिए विनोद राज जी, ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्योंकि आपकी एडवर्टीजमेंट जो भी निकलती है, किसी भी जॉब की एडवर्टीजमेंट निकलती है ना, तो उसमें एक डेट मेंशन होता है, रेफरेंस डेट, उस रेफरेंस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है उस रेफरेंस डेट से पहले रिजल्ट पब्लिश कर देगी, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए बढ़े, ठीक है? सर दूसरे एजुकेटर को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपसे रीजनिंग जो आप पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लेंगे, लास्ट क्लास में बोलूंगा, अभी आप बता दो। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। देखिए बात वो नहीं है, बात देखो सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते, कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता, सारे अच्छे पढ़ाते हैं, सबके पास अच्छा सा अच्छा कंटेंट होता है, ठीक है? हाँ लेकिन ये भी है कि हर काम सिर्फ टीचर करेगा तो रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भी अपने पार्ट का एफर्ट्स लगाना होगा, आपको भी अपने पार्ट का एफर्ट लगाना होगा, और अगर हमारे और आपके एफर्ट्स क्लब हो गए ना बेटा, तो फिर रिजल्ट निकलने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ यस कुणाल, योर कमेंट इज विजिबल नाउ। एनी बुक रिक्वायरमेंट? नो नो नो, बुक की कोई जरूरत नहीं है। आजकल आपके पास ऑनलाइन, हम लोग आगे बात करेंगे, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से आपको ऑनलाइन पीडीएफ्स मिल जाएंगे, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं प्रेफर करूंगा, खासकर बैंकिंग के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं होती, बुक बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है बैंकिंग एग्जाम्स की, अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है ना, दिस एग्जाम इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एग्जाम। आप अगर पिछले 5 सालों के पेपर को उठाकर देखोगे, प्री और मेंस को, और इसको एनालाइज करोगे, तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ नए तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए ना बुक्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, बुक्स से हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता, ठीक है? चलो चलो, अब जरा बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको जिससे समझ में आ जाए, जिससे समझ में आ जाए वही टीचर बेस्ट है। कोई भी टीचर को, सबको पता होता है कि क्या राइट गाइडेंस क्या होता है, किस तरीके से गाइड किया जाता है, ठीक है? सर हाउ कैन आई प्रिपेयर एसएससी एंड बैंकिंग रीजनिंग साइमल्टेनियसली, इज इट पॉसिबल? सी एवरीथिंग इज पॉसिबल रवि, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में जो इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ आपको ये करना होगा कि दोनों के साथ जस्टिस करना होगा, दोनों को टाइम डिवोट करना होगा। दोनों एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है, खासकर रीजनिंग सेक्शन की बात करें, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो होता क्या है ना, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बैंकिंग की रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बैंक एग्जाम के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा,
शुरुआत में आपको लगेगा कि अरे ये इजी क्वेश्चन हैं, इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं सर, एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर आगे चलकर समझ में आएगा कि अच्छा इसके पीछे रीजन क्या था शुरुआत में इतनी एक्सप्लेनेशन का। तो थोड़ा सा ना ये अप्रोच जो होता है वो बदल जाता है। टॉपिक्स बहुत सारे सिमिलर मिलेंगे रवि, जो आपके बैंक में भी हैं और एसएससी में भी हैं, लेकिन अगेन अप्रोच अलग हो जाता है, उसको पढ़ाने का और पढ़ने का दोनों का तरीका बदल जाता है। श्योर श्योर राधिका, मैं आप लोगों के साथ बीच बीच में जैसे भी कोई एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन आती है तो हम लोग उसे डिस्कशन करेंगे, क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा लक्ष्मी प्रिया कह रही हैं क्या सर इंटरव्यू में क्या करना है? मुझे बहुत डर लगता है बिकॉज मेरा इंटरव्यू में को लेकर पूरा ब्लैंक हो। अच्छा 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 अच्छा, देखिए लक्ष्मी ऐसा कुछ नहीं है, देखिए सिंपल सी बात है। देखो डर सभी को लगता है, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं। कोई बंदा अगर ये बोल रहा है ना कि सामने वाला इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है ना। समझ में आ रही बात? सामने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है और उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है। लेकिन सिर्फ जानकारी का होना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता सिलेक्शन के लिए। आप अगर नहीं भी जानते हो तो आप उसको कितने कॉन्फिडेंटली डिफेंड कर रहे हो कि हाँ ठीक है मुझे नहीं पता है, मैं ऐसे करके पता कर लूंगा। तो डरना नहीं चाहिए कभी भी इंटरव्यू में। मैं आप लोगों को क्लास के बीच में आपके मेरे जो आईबीपीएस पीओ के 3 इंटरव्यूज जो मैंने फेस किए हैं 2012, 13, 14, इन तीनों के एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ बीच बीच में शेयर करता रहूंगा, ठीक है। कि आप इंटरव्यू को क्या समझते हैं और क्या सामने वाला आपसे चाहता है। इंटरव्यूअर आपसे क्या जानना चाहता है। इंटरव्यूअर आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नॉलेज तो टेस्ट ऑलरेडी कर लिया उसने रिटन एग्जाम में। वो आपका एटीट्यूड और अप्रोच टुवर्ड्स मींस हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर करियर एंड ऑल, ये सारी चीजों को वो ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। Sir, reasoning for banking and CAT are same or different? There is a bit difference between means CAT and that of bank. Reasoning is a bit different in both the cases. Though the level are similar, quite similar, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अगेन जो है आपके कैट एग्जाम में वो अलग होता है थोड़ा। निशांत बोल रहे हैं सर इसकी रोज लाइव क्लास यूट्यूब में आएगी? अभी मैं नहीं कह सकता रोज आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। ये पेड बैच है, बिल्कुल बिल्कुल पेड बैच है, एप्लीकेशन पर ये पेड बैच चलेगा। आज इसकी पहली क्लास है तो इंट्रो क्लास है आज। आज हमें डिस्कशन करना है कि आपके सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज वेटेजेस क्या है, किसको किस तरीके से हम कवर अप भी करेंगे, ठीक है। नहीं आकाश, बीकॉम करना जरूरी है बैंकिंग के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। I myself have done BSc from मैथमेटिक्स ऑनर्स हूं मैं, तो ऐसा नहीं है। सर क्लास डेली इसी टाइम पे चलेगी ना करियरविल ऐप पे? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, इसी टाइम पे चलेगी। सर इसकी रोज लाइव क्लास यूट्यूब में भी आएगी? नहीं निशांत, ये बेसिकली एक पेड बैच है तो उसकी सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पाएंगी। चलो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के सारे जवाब दे दिए हैं। अब मैं अपनी बात करता हूं जो करने हम लोग यहां आए हैं, ठीक है। खलक अंसारी कह रहे हैं प्लीज आपका गाइड। बिल्कुल 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 लक्ष्मी, आप टेंशन ना लो, आप ये सारी चीजों की टेंशन ना लो। देखो तैयारी जब करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें और भी सीखने को मिलती हैं क्लासेस के अंदर, ठीक है। मैं आपसे वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा मतलब आने वाले क्लासेस में बीच बीच में दो, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा ना डेप्थ में इन डेप्थ में जाना पड़ता है तो थोड़ा वाइड हो जाता है सिलेबस, ठीक है। टाइम लगता है तो मैं बीच बीच में ये जरूर करूंगा। हाँ कोई नहीं दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है। मनीषा ने भी मैथ्स से ग्रेजुएशन किया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बैच फी क्या है विपेंद्र? बहुत रीजनेबल फीस है, 1999 की फीस है, ठीक है। बिल्कुल 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 मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ सारा कुछ डिटेल में। हाँ यूके मिश्रा जी ने बता दिया, आज शाम 7 बजे के बाद फीस बढ़ जाएगी। तो 7 बजने वाला है इसलिए मैंने बोला अगर आप अभी लेना चाहेंगे तो 1499 की फीस होगी 20 तारीख तक। 20 तारीख तक 1499 और उसके बाद 1999, ठीक है।
मैंने कॉमर्स से किया है ग्रेजुएशन, बहुत अच्छी बात है। आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, ग्रेजुएट होना चाहिए। बैंक का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है, द कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से हो, ठीक है। हाँ चलिए, ओके ओके, बिल्कुल चलिए अभिषेक, बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे और राइट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी हर एक छोटी बड़ी बात, बेसिक से बेसिक कंसेप्ट, और उस पर आराम से टाइम देते हुए, समझते हुए और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर मेरी बात की रिप्लाई नहीं दिए। बैंक प्रेप टॉपिक की सीक्वेंस बताएंगे आज और कल, आज और कल, और ये सडनली होगी सर। सारा कुछ यहां लिखा हुआ है बेटा, आपको सब कुछ बताऊंगा, सारा कुछ यहां लिखा हुआ है। आ जाओ। पूजा कह रही है सर क्वेश्चंस में डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आपसे, क्यों नहीं पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। 20 तारीख को बढ़ेगी प्रियंका, 20 तारीख को। ये बेसिकली आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है टिल 20th Feb, ठीक है। इसके बाद से जो फीस है, तो हमारी फीस जो थी वो 1999 की है, अभी जो फीस है फिलहाल के लिए वो 1499 की गई है। तो ये इनिशियल डिस्काउंट है, ठीक है। अरे वाह, एनी कह रही है हम फिजिक्स से ग्रेजुएट हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए सर, अभी मैंने बाई किया बैच और पेमेंट हो चुका है, लेकिन मेरा बैच शो नहीं कर रहा है। शो हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, शो हो जाएगा, घबराइए नहीं। अभी तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इस क्लास को आज। सर मैंने बीसीए सेकेंड ईयर में हूँ और ये कोर्स कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं आप। एक बहुत ही अच्छे टाइम पर टेक अमरकांत, बहुत ही अच्छे टाइम पर आप जो है अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास अब पूरा 1 साल है, 1.5 साल है, आप चाहें तो अच्छे से तैयारी करें और आपका बीसीए कंप्लीट होते होते आपको एक बैंक जॉब तो डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, रॉयल गेमिंग, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैं तो यही कह रहा हूं कि आजकल के बच्चे इतने ज्यादा फोकस्ड हैं ना, ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग जब अपने टाइम पे ग्रेजुएशन में थे ना, तो इतना ज्यादा करियर को लेके सिंसियर और सीरियस नहीं थे, ईमानदारी से बताऊं, है ना, कि हाँ भाई ग्रेजुएशन करेंगे फिर ये करेंगे। गवर्नमेंट जॉब की तरफ उतना कोई इंक्लिनेशन था नहीं है सच। लेकिन आप लोगों को देखता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप अभी से ग्रेजुएशन करने के दौरान ही आप जो है वो अपनी मतलब करियर को लेकर इतना सीरियस हैं, इतना फोकस्ड हैं कि आप अभी तैयारी, अपनी तैयारी आगे की अभी से शुरू कर दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा आप लोगों के अंदर, ये चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए चलिए जरा अब पूरे के पूरे रीजनिंग सेक्शन को समझते हैं आपके एग्जामिनेशन में के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो यहां अगर हम बात करें बेटा, तो जो रीजनिंग का सेक्शन है वो आपके प्री और मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ठीक है। प्री एग्जाम में रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। मैं जनरली आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, क्योंकि ये दो ऐसे पर्टिकुलर पोजीशंस हैं जिसके लिए सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं। सर प्रीवियस बैच में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे या फिर से न्यू बैच में न्यू क्वेश्चन होंगे, ये तो आपको नए बैच को अटेंड करके पता चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नए होंगे या नहीं होंगे, ये आपको नए बैच को अटेंड करोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। अविनाश कह रहे हैं सर प्लीज रिप्लाई। अविनाश आपका मैसेज मैं नहीं पढ़ पाया। अजय सर अभी मैंने बाय किया था। अजय आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया हूं, आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चे आपकी क्लास में लाइव हैं, अच्छा मुझे नहीं पता कितने लाइव हैं, ईमानदारी से कह रहा हूं मुझे नहीं पता कितने लाइव हैं, लेकिन हाँ ये देखकर सच में बहुत ही अच्छा लगता है कि आप सभी इतने सिंसियर हैं, ठीक है। सर मैं अपने करियर के 3 साल वेस्ट कर दिया। कोई वेस्ट नहीं होता बेटा एक एमएलएम कंपनी की वजह से। देखो जो हो चुका है उस पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ हम फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। पास्ट को छोड़ो ना, जो गया सो गया, क्या आ सकता है और हम क्या बेहतर कर सकते हैं अभी से लेकर आने वाले कुछ समय में, हम क्या अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मधु बेटा। तो जो पीछे चला गया उसके बारे में सोचकर परेशान नहीं हो, आने वाले समय में आप क्या बेहतर कर सकते हैं अपने अंदर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हर बार यही कोशिश करता हूं कि जो भी पास्ट में हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आगे मैं क्या बेहतर कर सकता हूं और किस तरीके से मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करूं, ये सोचना है बेटा आपने।
फ्यूचर की सोचो, पास्ट को छोड़ दो। पास्ट पे जाओगे ना तो पीछे जाते रहोगे, फ्यूचर में सोचोगे तो आगे जाओगे ना। अब बताओ आगे बढ़ना सही है पीछे बढ़ना सही है? अच्छा सपना जी, बैंकिंग स्पेशल 9। हाँ देखो बैंकिंग स्पेशल 9 जो है सपना बेटा, वो मैं आपको बता दूं, वो बैच और जो अभी 10 और 11, जो 10 अभी चल रहा है और ये 11 वाला जो बैच आया है, इनमें एक डिफरेंस है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा सपना बेटा, तो वहां पर हमने प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया था, कंसेप्ट पे कम किया था। यानी हमने सिर्फ और सिर्फ मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने उसको ही डिस्कस किया था। लेकिन यहां पर ये जो बैच है ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब है कि हर टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना। तो सपना, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि जरूर आपको इस बैच को परचेज करना चाहिए। इसके पीछे ये नहीं कि पैसे आएंगे, नहीं, आप जब परचेस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि उस बैच में पढ़ाने का जो तरीका था और इस बैच में पढ़ाने के तरीके में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये था कि वो एक टारगेट बैच था, उस कोर्स का ड्यूरेशन मात्र 1.5 महीने का था। 1.5 महीने में हमें वो बैच पूरा करना था, क्योंकि एग्जामिनेशन के 1.5 महीने ही बचे थे एग्जामिनेशन को। तो वो वहां पर पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। वहां सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मोस्ट रेलेवेंट मैटर पर हम लोग डिस्कस करते थे, बाकी चीजों पर नहीं। ठीक है, डाउट ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं बेटा, मेरा टेलीग्राम चैनल है और उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो, डाउट डालो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। हेलो अंजलि। अच्छा अविनाश कह रहे हैं सर ईएसआईसी, यूडीसी और एमटीएस के लिए कैसा रहेगा? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा वीओडी, चलो देखो मैं हरवंश बात करता हूं, इसके लिए मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, मैं बस स्टूडियो तक ही रहता हूं, मैं ऑफिस भी कम जाता हूं, मेरी सारी क्लास स्टूडियो से ही होती है। तो मैं क्लास लेता हूं और निकल जाता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा आपकी बात को मैनेजमेंट तक पहुंचाने की। ठीक है, वीओडी के लिए। ठीक है, देखो प्रॉमिस नहीं कर सकता, मैं कोशिश कर सकता हूं और कोशिश मैं ज़रूर करूंगा। ठीक है, चलें क्या, अब आ जाए, अब ज़रा डिस्कस करें, आओ। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे आपके 2 लेवल में रिटन एग्जाम होते हैं, रादर 3 होते हैं। ठीक है, प्री, मेंस एंड डिस्क्रिप्टिव। रीजनिंग की बात करें तो प्री में 35 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी कुल 35 मार्क्स का रीजनिंग का सेक्शन होता आउट ऑफ 100। और इसे अटेम्प्ट करने के लिए ना एक 20 मिनट का टाइम दे दिया जाता है आपको, 20 मिनट में ही आपको यह सेक्शन करना है। ठीक है, 20 मिनट में ही यह काम आपको करना है। लेकिन जब बात आती है मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग और कंप्यूटर्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स, इन दोनों को मिलाकर 45 क्वेश्चन आते हैं, जिसकी वेटेज 60 मार्क्स की होती है बेटा, आउट ऑफ 200। 200 में से 60 नंबर का आपका रीजनिंग का सेक्शन होता है और इसे अटेम्प्ट करने के लिए पूरे 1 घंटे का वक्त दिया जाता है, यानी 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो आप अगर इस दोनों चीजों को बस खाली ध्यान से देखो तो आपको एक चीज नजर आएगी। अगर आप प्री एग्जामिनेशन की बात करते हैं ना, तो यहां देखिए क्वेश्चन 35 हैं, लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम केवल 20 मिनट का दिया जा रहा है। यानी अगर आप 35 के 35 अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए लगभग 40 सेकंड के आसपास है, यानी 1 मिनट से भी कम का वक्त है। किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? प्री की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है एज वी कंपेयर टू द नंबर ऑफ मिनट्स। यानी क्वेश्चन 45 है और टाइम आपको 1 घंटे का मिल रहा है, यानी आपको मिनट्स ज्यादा मिल रहे हैं। तो क्या इससे हमें क्या समझ में आता है? तो देखो बेटा, इससे बड़ा सिंपल सा तरीका एक चीज समझ में आती है हमें, वो ये कि इन दोनों एग्जामिनेशन में, ये दोनों जो एग्जाम होते हैं प्री एंड मेंस, इन दोनों में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ना, उसका बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि यहां समय कम है तो यहां बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो प्री एग्जाम होते हैं उसमें आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 35 के 35 बना लेते हैं प्री में। लेकिन जब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन में जो लेवल है ना,
उसमें फर्क आ जाता है। यहां जो आपको लेवल मिलता है वो मॉडरेट टू हाई लेवल मिलता है, या आप कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड, ये लेवल होता है बेसिकली। ठीक है, तो दोनों एग्जामिनेशन में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। जब लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होंगे तो दोनों एग्जामिनेशन को अप्रोच करने का तरीका भी हमें अलग अलग करना होगा, है ना। यानी जिस तरह के क्वेश्चन आपके प्री में आएंगे, मेंस में कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्री के लेवल की तैयारी और मेंस के लेवल की तैयारी में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। तो ये जब हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके अप्रोचेस की बात करेंगे कि देखो भाई ये आपके प्री लेवल का है क्वेश्चन और इसको अप्रोच करने का तरीका ये रहेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मेंस लेवल की बात करेंगे, तो फिर मेंस लेवल के क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या रहेगा, हम इसको लेकर भी हर एक टॉपिक के साथ ये डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? चलो, तो अब जरा बात करते हैं सिलेबस की, कि बेटा सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। हम्म, तो किस लेवल के क्वेश्चन, क्या वेटेज रहेंगी, क्या क्या टॉपिक्स आपके पेपर में आएंगे, आइए चलिए जरा इसे डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हम बात करें रीजनिंग के सिलेबस की, तो सिलेबस को हम लोग दो ब्रॉडर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो सेक्शन है वो है वर्बल सेक्शन। देखिए, अगर हम वर्बल सेक्शन की बात करें तो आपके प्री एग्जामिनेशन में, प्री के एग्जामिनेशन में अभी अभी एएफओ के लिए अभी एज सच कोई बैच नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर जो बैचेस हैं वो अपकमिंग आपके आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, अब तो एसबीआई पीओ आने वाला है, तो एसबीआई पीओ को पॉइंट ऑफ व्यू से रखकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो यहां अगर हम बात करें वर्बल सेक्शन की, तो आपके प्री एग्जामिनेशन में, प्री एग्जामिनेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां जो 35 क्वेश्चन आते हैं वो 35 के 35 आपको वर्बल सेक्शन से ही आते हैं। तो प्री एग्जाम के सारे क्वेश्चन जो है वो वर्बल सेक्शन से आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें अगर मेंस एग्जामिनेशन की, तो देखो मेंस एग्जामिनेशन में कुल 45 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जिसमें से आप ये समझ लीजिए राउंड अबाउट 35 क्वेश्चंस मेंस के भी आपको वर्बल सेक्शन से मिलते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन आपको लॉजिकल सेक्शन से मिलते हैं। ठीक है, मेंस में। तो सबसे पहले क्या करें, हम लोग स्क्रूटनाइज कर रहे हैं क्या है सिलेबस में, है ना, कितने क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर सेक्शन से आते हैं, ये सभी चीज डिटेल में बात करेंगे। फिर हम लोग लेवल की भी बात करेंगे कि टॉपिक वाइज लेवल क्या है, टॉपिक वाइज किसकी वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दीपक आ जाओ। सबसे पहले ये देखो, प्री और मेंस दोनों मिलाकर जो मैक्सिमम वेटेज है वो वर्बल सेक्शन की है। यानी जिस बच्चे ने वर्बल सेक्शन पे अच्छा कमांड कर लिया ना, उसका पेपर क्लियर है, पेपर क्लियर है। जी बिल्कुल प्रिंस, आपने सवाल पूछा सर आईबीपीएस एसओ का प्री कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कवर अप हो जाएगा। आपको बस अपने जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी खुद से करनी होगी और बाकी सारे जो सेक्शंस हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दें, सारा कवर अप होगा। ठीक है, आ जाए प्रिंस, अब जरा इस पर बात करते हैं भाई। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा फोकस किस सेक्शन पे करना है, वर्बल सेक्शन। जाहिर सी बात है वेटेज ज्यादा है और यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, इसी पर हम खेल सकते हैं आराम से। तो हम लोग इस सेक्शन पे सबसे ज्यादा वर्क करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको नहीं करेंगे, ये भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमारा सिलेबस हम लोग पूरे के पूरे 100% करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक जिसकी जैसी इंपॉर्टेंस, जितनी वेटेज, जितने टाइप और वैरायटी के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, जिस जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ चुके हैं, हम लोग वो सभी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। बड़ा सिंपल सा काम है भाई, टॉपिक को लेकर ज्यादा सोचना नहीं हमें।
तो प्री वर्बल सेक्शन की बात करें तो हमें कुल 16 टॉपिक वर्बल सेक्शन में कवर अप करने हैं, 16 टॉपिक्स, और 5 टॉपिक ये एनालिटिकल या लॉजिकल पार्ट बोलते हैं जिसमें हमें कवर अप करना है। यानी हमारे सिलेबस में केवल 21 टॉपिक है रीजनिंग में। ये 21 अगर हमने अच्छे से कवर अप कर लिया तो फिर हमारा एग्जाम का जो है पूरा का पूरा क्लास पीपीटी हिंदी में होगा या इंग्लिश में। देखिए हाँ, कुछ जगहों पर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा और कुछ जगहों पर बाइलिंगुअल मिलेगा जहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, चीजें हिंदी में हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सच में आपको एग्जाम क्रैक करना है और आप चाहते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस वाइड रहे, तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं भाई, कि इंग्लिश में ही सारा काम करो। इंग्लिश में ही मैथ्स को भी पढ़ने की कोशिश करो, मैथ्स का भी जो मीडियम हो वो इंग्लिश में पढ़ो और रीजनिंग भी इंग्लिश में पढ़ो। रीजन फॉर दैट इज कि अगर आप पूरे के पूरे बैंक एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझोगे ना बेटा, तो अगर आप बैंक एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझ रहे हो तो आपको 10 एग्जाम्स ऐसे हैं जहां इंग्लिश एज अ सेक्शन होगा, और आपको पता है बैंक का जो लेवल होता है वो अदर एग्जाम्स के रेस्पेक्ट में जो है क्वेश्चंस थोड़े अच्छे होते हैं। तो जब आप रीजनिंग और मैथ्स के बेसिक इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे, लैंग्वेज को, तो फिर आप इंग्लिश के सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी ये हमेशा से कोशिश रही है बच्चों के साथ, कि ऐसा ना करें कि आपके पास ऑप्शंस कम हो जाएं। जैसा कि अभी प्रिंस यादव कह रहे थे, सर क्लास पीपीटी हिंदी में होगी या इंग्लिश में, तो लैंग्वेज का एक बैरियर है ना, ये तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, एसबीआई के आप जो भी एग्जाम देते हो, चाहे एसओ देते हो, पीओ देते हो, क्लर्क देते हो, आरबीआई के ग्रेड बी ऑफिसर दो, या बेटा असिस्टेंट जिसकी अभी पोजीशन आई है ना, जिसकी अभी वैकेंसी आई है, आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट कराई गई जो नेशनलाइज बैंक के एसओ, पीओ और क्लर्क होते हैं, एसओ, पीओ और क्लर्क। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से जुड़े और भी, मतलब जो आप सिलेबस पढ़ेंगे इससे जुड़े और भी एग्जाम होते हैं, जैसे इंश्योरेंस का एग्जाम होता है, इंश्योरेंस का एओ का पेपर आता है, एलआईसी एओ का आता है ना, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके लिए भी सेम सिलेबस है, सिमिलर सिलेबस है, उससे आपका काम वहां भी चल जाएगा। ये देखो बेटा, 3 3 6 2 8, ये 8 एग्जाम ऐसे हैं जो बेटा बिना इंग्लिश के पास नहीं कर पाओगे। इंग्लिश इज मैंडेटरी, यहां इंग्लिश मैंडेटरी, इंग्लिश मैंडेटरी का मतलब इंग्लिश का एक सेक्शन है पूरा का पूरा जो आपको पास करना होगा। और आपको बता दूं, सेक्शनल कट ऑफ होते हैं जैसा कि आपको पता है, और सेक्शनल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओवरऑल इतना अच्छा कट ऑफ चला जाता है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ तो भूल ही जाना होगा, वहां भी अच्छा स्कोर करना होगा सारे सेक्शन में। तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, पॉजिटिवली चीजों को लेना है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ हिंदी हिंदी में अटक गए तो भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगा। केवल एक ही एग्जाम ऐसा है जहां हिंदी हिंदी से आपका काम निकल जाएगा, और वो एग्जाम है बेटा आरआरबी, है ना। और मैं नहीं चाहता कि आप अपने ऑप्शंस को कम रखो, ठीक है। ऑप्शंस वाइड रखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। मैं सिर्फ एक भाषा और उसकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर मैं 8 एग्जाम की अपॉर्चुनिटी छोड़ दे रहा हूं, 8 से 9, एलआईसी भी जोड़ लो, ठीक है, ईएसआईसी भी जोड़ लो, ईपीएफओ भी जोड़ लो, एफसीआई भी जोड़ लो, तो ऐसा क्यों किया जाए कि बेटा एक भाषा को अगर हम थोड़े से भी समझ ले जिससे हमारे इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएं, तो मैं तो ये मानता हूं कि भाई उससे हमें वही करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे पास ये सारे, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ये भी ऐड हो जाएगा। तो लगभग साल में जो आपके लिए हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए केवल 2 अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी कंफर्टेबल है तो ये 2 से बढ़कर 10 हो जाएंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस भी तो बढ़ जाएंगे, है ना बच्चों। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। आओ अब बात करते हैं इनके टॉपिक वाइज वेटेजेस की, पढ़ना क्या क्या है। तो देखो ये कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ना है, लाइक डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इनपुट एंड आउटपुट जिसे हम लोग मशीन इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज,
टाइम सीक्वेंस टेस्ट, फिक्टिशियस सिंबल, इसे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसके क्वेश्चन अक्सर आपको एसबीआई के पेपर में नजर आ जाते हैं, क्लर्क में। डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग और मैथमेटिकल इनपुट, ये 16 टॉपिक है जिसे हमने यहां पर जो है कंसिडर करना है, देखना है। और 5 है जो लॉजिकल या एनालिटिकल सेक्शन में आते हैं, जिसमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब जरा बात करते हैं यहां पर वेटेजेस की, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और वेटेज वाइज अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से टॉपिक पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, किसकी वेटेज कितनी है। तो आपके पूरे की पूरी रीजनिंग सेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, दस, 12, 13 और 16 का एग्जाम्पल दे दीजिए। 10, 12, 13 और 16। ठीक है, देखो अल्फाबेट टेस्ट में क्या आता है, अल्फाबेट टेस्ट में आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि एक वर्ड आपको गिवन होगा और उस वर्ड के कुछ लेटर्स को लेकर आपको एक नया वर्ड फ्रेम करने के लिए बोला जाएगा, और उस नए वर्ड में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आने वाला अल्फाबेट कौन सा होगा ये आपसे बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया एक वर्ड है रीजनिंग, बोला गया रीजनिंग के रीजनिंग वर्ड के सेकेंड लेटर, फोर्थ लेटर, सिक्स्थ लेटर और सेवेंथ लेटर, यानी ESIN, ESIN। अगर इन 4 लेटर्स की मदद से हम इनको अरेंज करके, रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं या नहीं। अगर एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा हो, तो उस मीनिंगफुल वर्ड के सेकंड पोजीशन पर आने वाला लेटर कौन सा होगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है शुभम। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आने वाला लेटर कौन सा होगा ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं, ये अल्फाबेटिक टेस्ट का एक पार्ट है। और इसी में एक पार्ट आता है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन में ऐसा होगा, आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इस शब्द के अक्षरों के बीच अगर हम बात करें तो ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े बनेंगे, युग्म बनेंगे, जिनके बीच उतना ही अंतर हो जितना अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होती है। बेसिकली इसके क्वेश्चन आपको क्लर्क एग्जाम्स में ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, मेंस में भी आया है, ऐसा नहीं है, मेंस में भी आया है, मैं आपको कराऊंगा वो भी क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन वो बोल रहे हो टाइम सीक्वेंस टेस्ट। टाइम सीक्वेंस टेस्ट को ले में क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, टाइम बताया नहीं जाता लेकिन उससे संबंधित आपको कुछ जानकारी दी जाती है। उस जानकारी के आधार पर वो टाइम हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे बोला जाएगा एक पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पर 8:40 से 20 मिनट पहले पहुंचा और पाया कि भाई वो दूसरे पर्सन से आधे घंटे पहले आया है और जो दूसरा पर्सन है वो मीटिंग के टाइम से 1 घंटे लेट आया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मीटिंग का टाइम फिर क्या था। तो जानकारी आपको इनडायरेक्ट वे में एक टाइम को लेकर बताई जाएगी और वो पर्टिकुलर टाइम हमें फाइंड आउट करना होगा। और इसका एक कोडेड फॉर्मेट भी होता है जिसके क्वेश्चन 2017 एसबीआई पीओ मेंस में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब फ्रीक्वेंट तो नहीं है लेकिन चूंकि सिलेबस का हिस्सा है, मेंस तक में भी पूछा जा चुका है इससे क्वेश्चन, तो बेटा इसे भी हमें कवर अप करना होगा। ठीक है, मैं बस एक छोटा सा इंट्रो देता जा रहा हूं। ठीक है, शिवांग पांडे, देखो शिवांग क्वेश्चन को मतलब मेरा काम करने का तरीका है, मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा। ठीक है, बेसिकली मैं मेरे जो नोट्स हैं उसे मैंने 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। 3 लेवल में बेसिक्स में आपका सारा क्लरिकल कवर अप हो जाता है, फिर आते हैं मॉडरेट, मॉडरेट में पीओ प्री कवर करते हैं, और फिर आते हैं हाई लेवल जिसमें हम लोग मेंस के सारे क्वेश्चंस जो है मेंस लेवल के डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक को पढ़ने का तरीका यही है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे यानी क्लरिकल लेवल, इसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसके बेसिक्स को समझते हुए,
फिर मॉडरेट लेवल थोड़ा सा हाई करेंगे, पीओ लेवल पर आएंगे, पीओ प्री और देन पीओ मेंस। तो हर टॉपिक में बढ़ने का तरीका कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। ओके हाँ, अब फिक्टिशियस सिंबल जिसे हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन भी, और मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं। बैंक में भी कभी पूछ लिया जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। वहां आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने दे दिया जाता है। इसे हम लोग फिक्टिशियस सिंबल या मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं। जैसे ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, ऐसा आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। इसे कैलकुलेट करना है, बट इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको बताया जाएगा कि इन साइंस को किस आपस में इंटरचेंज किया जा रहा है ना। इन साइंस को आपस में क्या कर दिया जा रहा है, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जा रहा है। जैसे प्लस को की जगह माइनस करना हो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना हो, तो इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन आपको पहले दे दी जाती है साइन को चेंज करने की। हमें पहले इसके साइन को चेंज करना है और साइन को चेंज करके फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना है। हाँ बिल्कुल, कोडेड मैथमेटिकल ऑपरेशन कह सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इसका नाम है, ठीक है। आनंद बर्नवाल फरवरी है ना, मार्च अप्रैल मई जून, हाँ हाँ आराम से आनंद, 4.5 महीने काफी है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, आराम से हो जाएगा स्मूथली। चलो, तो ये कुछ नए नाम दिखे होंगे लोगों को, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें बेसिकली क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। 13 और 16वां वो मैथमेटिकल इनपुट में भी बेसिकली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करना होता है। आपको कुछ इस तरह के नंबर्स लिखे हुए मिल जाते हैं, लाइक 15, 2 and 5, 4x and 3, और इनकी कैलकुलेशन आपको करनी होती है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपको पहले कुछ रूल्स दे दिए जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आपको गिवन होता है ना। उस टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें फॉलो करते हुए यहां कैलकुलेशन करनी होती है, और कैलकुलेशन करके इनका रिजल्टेंट बताना होता है, ठीक है। तो पहले आपको कुछ रूल्स मेंशन्ड होंगे, सर्टेन कंडीशंस विल बी देयर, and on the basis of means after following that particular condition in every question we need to find the resultant of the given equation, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं क्या, फिक्टिशियस सिंबल भी, या इसे हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन भी। और अभी हमने जो डिस्कस किया वो था मैथमेटिकल इनपुट्स, ठीक है ना। अब वेटेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस आपको दिख रहा है, उस सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो बेटा ये दो हैं। These two topics are the most important topic, आप ऐसा मानकर चलो, ये दो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। अगर हम लोग बात करें प्री या मेंस एग्जामिनेशन की, तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, कभी कभी कुछ कुछ सेट में 25 तक भी क्वेश्चन आपको इन्हीं दो टॉपिक से मिल जाते हैं। यानी चाहे प्री हो या मेंस, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्री एग्जाम में 15 तो डेफिनेटली 35 में से 15 तो इसी से आते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ सेट्स में, कुछ कुछ शिफ्ट्स में 20 भी हो जाते हैं, और एसबीआई पीओ के एक आधा सेट में हमने देखा था कि 25-25 क्वेश्चन तक यहां से आ गए थे। यानी अगर आप ये समझ लीजिए तो ये आपकी रीजनिंग का सिलेबस का आधा पोर्शन है, हाफ ऑफ द सिलेबस ऑफ योर रीजनिंग, आधा है, 50% वेटेज है इसकी। वीडियो इज नॉट क्लियर, साक्षी इज सेइंग। बाकी बच्चों आप लोगों को तो दिख रहा है ना, तो ये ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस का 50% वेटेज इसी का है, ये दो टॉपिक अकेला। और ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जहां बच्चे सबसे ज्यादा जो है उनको समस्या होती है, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिक्स को हमें नहीं, बहुत लोगों को नहीं मतलब उतनी जानकारी होती है। तो वो क्या होता है ना कि हम लोगों को की आदत होती है ऊपर से पढ़ना, ओवरव्यू लेकर पढ़ना। ओवरव्यू लेकर आप प्री एग्जाम क्लियर कर लेंगे, प्री एग्जाम क्रैक कर लेंगे, क्योंकि प्री में जाहिर सी बात है क्वेश्चन का लेवल उतना हाई नहीं होता, क्योंकि टाइम की कमी होती है, वहां स्पीड मैटर करता है। लेकिन मेंस एग्जाम में ना फिर कंसेप्ट पर बात आ जाती है,
वहां कंसेप्ट मैटर करता है। टाइम की कमी नहीं होती, टाइम तो पूरा 1 घंटा मिलता है 45 क्वेश्चन के लिए मात्र, तो टाइम पूरा रहता है, लेकिन कंसेप्ट की कमी के कारण वहां आपके मेंस के एग्जामिनेशन में ज्यादातर बच्चों के साथ यही समस्या आती है कि भैया उनका पजल और अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं वो सॉल्व। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग इन 2 टॉपिक पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। वन इज सिटिंग अरेंजमेंट एंड द सेकेंड वन इज पजल। ठीक है, सो दीज 2 टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इनकी बात करें, यहां तक की बात करें, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इन 4 टॉपिक की बात करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इससे क्वेश्चन पूछे गए तो लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इन टॉपिक के क्वेश्चन अगर आए तो लगभग यहां से 3 से 5 क्वेश्चन इनसे निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें ना, तो जो ऊपर के 3 हमने छोड़ दिए, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन तो 1 से 3 बनते हैं। डायरेक्टली पूछा जाए तो 1 से 3 क्वेश्चन आपको मिलता है यहां से, लेकिन ये इंपॉर्टेंस वाइज अगर हम बात करें तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के सेक्शन में आता है। अब पूछो क्यों? क्वेश्चन तो भैया इससे कम है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है ये? क्योंकि बेटा ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको दूसरे टॉपिक्स के साथ मिक्स करके क्वेश्चन डेवलप किया जाता है। जैसे आपको आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है मैं उसके हिसाब से बताऊं तो डायरेक्शन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कंसेप्ट और सिटिंग अरेंजमेंट का मिक्सचर, इनको मिलाकर आपस में क्वेश्चन बना दिया जाता है ना, कि जहां आप डायरेक्शन का कंसेप्ट भी यूज करना है, अरेंजमेंट का कंसेप्ट भी यूज करना है, दोनों कंसेप्ट का मिक्स करके एक क्वेश्चन तैयार कर दिया गया। तो बिना डायरेक्शन के बेसिक्स के आप फिर वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ब्लड रिलेशन को कभी सिटिंग अरेंजमेंट के साथ जोड़कर, कभी पजल के साथ जोड़कर क्वेश्चन तैयार कर दिए जाते हैं। यानी कि और इसी तरह रैंकिंग के साथ भी होता है बेटा, रैंकिंग को पजल के साथ अटैच करके क्वेश्चन तैयार कर लिया जा सकता है। तो ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंडिविजुअली उसकी वेटेज कम है, लेकिन वो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ क्लब होकर भी आते हैं उसके क्वेश्चन, जिसकी वजह से उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ऊपर के जो 3 टॉपिक हैं ये भी हमें करना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये 3 नहीं करेंगे तब तक हम इसे नहीं समझ पाएंगे, यहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को पूरा करने के लिए पहले हमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन एंड रैंकिंग, इन तीनों को पहले करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है आप सभी को? ओके, हाँ, अब बढ़ते हैं थोड़ा नीचे, नीचे चलते हैं जरा और देखते हैं। ये जो हमने नीचे वाला पार्ट देखा, इनपुट आउटपुट से नीचे वाला पार्ट, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी आए तो आए, 0 से 2 क्वेश्चन यहां से निकलकर बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसके क्वेश्चन डेफिनेट है, ऐसा नहीं है कि आएंगे ही आएंगे, लेकिन आते हैं तो कभी कभी एक आधा सवाल यहां से भी निकलकर आ जाता है। और ज्यादातर जो देख रहे हैं ना ये वाला पार्ट, इसमें से ज्यादातर जो है वो क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्लर्क में जैसे आईबीपीएस का क्लर्क दे रहे हैं, एसबीआई क्लर्क दे रहे हैं, तो आपको ये वाला पार्ट, इस पार्ट से क्वेश्चंस अधिक दिखते हैं। ठीक है, सोनू कुमार वीओडी अवेलेबल नहीं हुआ है? हुआ सर। कौन सा वीओडी नहीं हुआ बेटा? कौन सा वीओडी नहीं हुआ? अच्छा, करियरविल ऐप से कमेंट नहीं हो रहा, वो हो सकता है कि हैंग कर गया हो। हाँ, देखो बैच 9 और ये बैच में फर्क है बेटा। ये बैच 4.5 महीने के कोर्स है लगभग, हमारे पास पूरा टाइम है इसे इत्मीनान से पढ़कर और करने का। वो 1.5 महीने का बैच था। तो आप दो ऐसी चीजों को कंपेयर ही नहीं कर सकते, दो ऐसी चीजों को आपस में कंपेयर ही नहीं कर सकते। वहां टाइम की अपनी लिमिटेशन थी, यहां टाइम की लिमिटेशन नहीं है।
ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप बैच 10 के बच्चों से एक बार पूछना, विश्वजीत, बैच 10 के बच्चों से पूछना, ठीक है। एसओ और पीओ में कोई फर्क नहीं है। अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें रीजनिंग में, तो एसओ और पीओ के लेवल में कोई फर्क नहीं है बेटा। ठीक है नंदन, लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें लॉजिकल सेक्शन की, तो देखो लॉजिकल सेक्शन में कुछ भी फिक्स नहीं होता। हमने बात किया कि लॉजिकल सेक्शन में हमें 5 टॉपिक जो है उससे रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर करना है, और वो ये 5 टॉपिक हैं जिससे रिलेटेड कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। आलोक पटेल, ये टारगेट बैच नहीं है, फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच है, ये कोई टारगेट बैच नहीं है, ठीक है। तो लॉजिकल सेक्शन में क्या होता है, मैंने जैसा आपको बताया ना, रोहित वेरी गुड इवनिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 5 टॉपिक है इसके कोई इंडिविजुअल वेटेज फिक्स नहीं होता, और ये मेंस के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक है, 7 से 10 क्वेश्चन आपको यहां से दिख जाते हैं। अगर हम बात करें इस लॉजिकल सेक्शन की, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये सिचुएशनल सेक्शन होता है आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स कितने अच्छे हैं, आप चीज़ों को कितने अच्छे गहराई से सोचते हैं, समझते हैं, और कैसे आप अजम्पशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी है, आपके सोचने का जो तरीका है, वो करेक्ट वे में है या नहीं है, वो यहां से आपका वेरीफाई हो जाता है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, यानी कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया जा रहा है तो आप उससे एसोसिएटेड क्या क्या चीजें को सोच सकते हैं। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में एक इशू मेंशन्ड होगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई इशू मिल जाएगा कि क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब उसके फेवर या अगेंस्ट में आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन होते हैं इन फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट्स। हमें वही देखना होता है कि जो भी हमें पॉइंट्स मेंशन है उनमें से रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जो जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। पता नहीं, मेरे ख्याल से ये हैंग हो गया ऐप सनी, मुझे भी ना मैसेज काफी देर से मैं देख रहा हूं कि किसी के मैसेज नहीं आ रहे, ठीक है। 8 साइड से एग्जाम दो, साइंस हो कॉमर्स हो ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप ग्रेजुएट हो या नहीं, बस, ठीक है। इसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे संजय कुमार शर्मा जी, कि आप पूछ रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट को लेकर कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो मैं यही सोच रहा था कि कल एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसमें हम लोग सारी चीजें डिटेल्ड, एडवर्टीजमेंट को भी डिस्कस करें, वैकेंसी को भी डिस्कस करें, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करें, ठीक है। अच्छा, वीडियो सही नहीं आ रहा है, तो अब यहां अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, राइट फ्रॉम द बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स से, 0 लेवल से बढ़ना है हर एक टॉपिक को, हर एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर अप करते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। सर बोला गया लाइव प्लस वीओडी साथ में मिलेगा, अच्छा मुझे ऐसी जानकारी नहीं है सोनू, तो मैं इस बारे में आपकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता। जिस चीज को लेकर मुझे जानकारी नहीं होती ना, मैं उसमें नहीं पढ़ता, बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है अपना, ठीक है। हम्म, ग्रेजुएशन कंपलसरी है किसी भी स्ट्रीम से हो, बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, स्ट्रीम कोई भी हो, ग्रेजुएट होना चाहिए इंसान, बस। अमरकांत, आई डोंट नो अबाउट दिस, तो मैं वैसी चीजों पर कमेंट ही नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, है ना। मान लीजिए मैंने कुछ बोल दिया और एक्चुअल में वो है नहीं, तो इसलिए इट इज बेटर कि उस पर्टिकुलर रास्ते जाओ ही ना जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो। चलो खैर, तो अब ये बात हो गई, ये सारी चीजें हमने तय कर ली है। हमारा जो पढ़ाई करने का सीक्वेंस होगा ना, वो यही होगा, हम लोग इसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। टॉपिक आप देख रहे हैं, टॉपिक का सीक्वेंस ये आपको ऐप पर भी डला हुआ आपको मिल जाएगा, आपके कोर्स के साथ ये अटैच होगा, आप इसे डाउनलोड चाहे तो कर सकते हैं, और हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर। मैंने कहा सोनू कुमार जी, इसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। ओके,
सर क्लास की टाइमिंग क्या होगी? यही टाइमिंग रहेगी मनीषा, 6:30 बजे से मेरी क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। पजल में कैसे कमांड बनाएं वो क्लास करेंगे आशीष, और आपको समझ में आएगा कि पजल में कमांड बनाने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एसओ के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? आलोक पटेल का बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, एसओ के लिए आपको यह समझना होगा कि जो भी हो, आईबीपीएस एसओ हो या एसबीआई एसओ, एसओ के लिए फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर पहला होता है आईटी ऑफिसर। आईटी ऑफिसर, तो अगर आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंजीनियर इन और हैज डन इंजीनियरिंग और बीटेक इन सीएसआईटी और ईसी, सीएसआईटी और ईसी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आपने इसमें बीटेक किया हो, सीएसआईटी या ईसी, इनमें से कोई स्ट्रीम से, तो यू कैन अप्लाई फॉर आईटी ऑफिसर। ठीक है, दूसरा आता है एचआर ऑफिसर, अगेन एमबीए एचआर होना चाहिए। फिर इसी तरह मार्केटिंग ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर अगेन एमबीए होना चाहिए, एमबीए इन मार्केटिंग। फाइनेंस ऑफिसर अगेन एमबीए इन फाइनेंस, और इसमें एक और आता है सीए वाला, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए चाहिए फाइनेंस में। और अगर आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। लीगल ऑफिसर, लीगल ऑफिसर अगर आपने एलएलबी की डिग्री कर रखी है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट एज वेल। बाकी सारे पोस्ट पे तो आप अप्लाई हैं, जनरल ऑफिसर्स तो हैं ही हैं, पीओ, क्लर्क, असिस्टेंट के लिए आप तो हैं ही हैं एलिजिबल। अगर आपने ऐसी कोई डिग्री कर रखी है तो ये भी एक एड ऑन हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ना? पर चैप्टर पे कितने क्वेश्चन होंगे ये गिना नहीं है दोस्त, ये गिना नहीं है और गिनकर नहीं कराऊंगा। मेरा मानना यह है कि मुझे जब सेटिस्फैक्शन मिल जाता है ना कि हाँ अब मैंने बच्चों को इतना करा दिया, अब जो है इस चैप्टर के साथ मेरे बच्चे खेल सकते हैं, मैं तब तक कराऊंगा। मुझे अगर लग गया कि नहीं इतने क्वेश्चंस करा दिए और इसके बाद भी बच्चों में वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है मतलब नहीं लग रहा है, उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं आप लोग, तो मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है बेटा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि क्वेश्चंस जो है लिमिटेड हैं कि हाँ भैया ये 50 कराऊंगा इसके अलावा नहीं कराऊंगा, नहीं। वो डिपेंड करता है कि बच्चे जो हैं उनको कैसे, कितना वो कंफर्टेबल हो गए उस टॉपिक को लेकर, और उस टॉपिक को लेकर बेसिक्स की कितनी जानकारी है। तो आई होप मैंने आज आपके सारे के सारे जो डाउट्स थे, जो भी आपके सवाल थे, मैंने उसका जवाब दिया और देने की कोशिश की। कुछ लोगों का अगर जवाब नहीं दे पाया तो उसके लिए माफी मांगूंगा, माफी मांगना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे भी सवाल होते हैं और कमेंट्स इतना फास्ट आ रहा होता है तो पढ़ नहीं पाता हूं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मिलते हैं बेटा कल से, और कल से हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक्स पढ़ना, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो होगा कल का वो हमारा होगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से हम लोग शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। नोट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे साक्षी, नोट्स मिलेंगे आपको। आपको क्लास असाइनमेंट भी मिलेंगी, होम असाइनमेंट भी मिलेंगी, ठीक है। क्लास असाइनमेंट वो क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, और होम असाइनमेंट आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे, ठीक है। तो आशीष मैंने आपके शायद सवाल का जवाब दे दिया, तो टेंशन नहीं लेना है बेटा। हम लोग पूरी तैयारी के साथ और पूरे मन से और लगन से जो है अपना काम शुरू करेंगे कल से। और मैं चाहता हूं कि आप में से ज्यादा लोग, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया दैट इज भारत सर, कंसेप्ट क्लियर होंगे, बिना कंसेप्ट के ये एग्जाम ही नहीं क्लियर होगा दोस्त। तो ये हवा हवाई वाला है ही नहीं यहाँ से रीजनिंग, यहाँ रीजनिंग को आपको अच्छे से समझना होगा हर टॉपिक को। और मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आप में से कोई भी ऐसा ना हो जिसको किसी भी एक टॉपिक को लेकर थोड़ा भी डाउट हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ अगली क्लास में, कल मिलते हैं शाम 6:30 बजे।
और हम लोग अपने टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे कल से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।